नमस्ते। बैठ। बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर से उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात मैंने सर बीटेक एनआईटी उत्तराखंड से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया। उसके पश्चात सर मैंने परास्नातक भूगोल विषय से किया। वर्तमान में मैं सहायक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। वाह, ये तो आपने बीटेक किया और फिर ज्योग्राफी में आपने एमए कर लिया जी। तो आपको आपका लक्ष्य मिल गया हमारे ख्याल से। आप सहायक प्रवक्ता हैं, उसी फील्ड में आपको एक्सेल करना चाहिए। निसंदेह सर, सहायक प्रवक्ता के माध्यम से मैं जो समाज की भविष्य की पीढ़ियाँ उनको बेहतर करने का मौका मिल रहा है। लेकिन सर सिविल सेवा के माध्यम से थोड़ा दृष्टिकोण का विस्तार होगा और समाज से अधिक जुड़ाव का मौका मिलेगा। तो सर ये बताइए कि आपने तो बीटेक किया जी सिविल इंजीनियरिंग में, जी फिर आपने भूगोल स्विच कर दिया, उसको वहीं छोड़ दिया। रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के उस पर खर्च हुए वो वेस्ट हो गए, जो आपके पेरेंट्स के खर्च हुए वो वेस्ट हो गए, वहीं धरा का धरा रह गया। फिर आपने जो भी सोचा ज्योग्राफी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग गए। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि अब आप ज्योग्राफी के लेक्चरर हो गए हैं, तो ज्योग्राफी जो आपने पढ़ा लिखा है कम से कम उसका उपयोग हो रहा है। अब आप स्विच करके फिर इधर आना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी? सर प्रथम प्राथमिकता तो मेरी डिप्टी कलेक्टर की रहेगी। डिप्टी कलेक्टर की ने, चलिए मान लेते हैं आप डिप्टी कलेक्टर। जी। हमारी शुभकामना कि आप बन जाए। जी। तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो आपका ये बीटेक जो आपने किया खैर पहले ही जी बेकार हो गया है। नहीं सर, मेरा मानना उसका है कोई एप्लीकेशन नहीं। आपने ज्योग्राफी पढ़ा, उसका भी एप्लीकेशन कुछ नहीं बचेगा। नहीं यहाँ न सर, सिविल इंजीनियरिंग का कोई रोल है, न ज्योग्राफी का कोई रोल है। जी नहीं सर, मेरा मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य और अस्थिर प्रवृत्ति के व्यक्ति भी, आपका व्यक्तित्व तो लग रहा है अस्थिर टाइप के। नहीं इंजीनियरिंग सर, आपने छोड़ा, फिर आप लेक्चरशिप छोड़ेंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। नहीं सर, शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र नौकरी नहीं होता है। सर मैंने बीटेक के माध्यम से तकनीकी शिक्षा अर्जित की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्जित किया और सर नेतृत्व क्षमता, इन सभी का उपयोग मैं वर्तमान में शिक्षा के रूप में भी कर रहा हूँ और भविष्य में सर अगर सिविल सेवा में मेरा चयन होता है तो उसमें करूँगा। और सर जैसे कि मैंने अभी भी आपको इफेक्ट बोला, अगर चयन होता है तो अभी वो आश्वस्त नहीं अपने चयन को लेकर के। हाँ सर, वर्तमान में मैं जिस पद पे कार्यरत हूँ वो भी मेरे लिए बेहतर है, लेकिन अगर मेरा चयन हो जाता है इसमें तो मैं सर जो कि सर मैंने बीटेक किया है। बार बार आप कह रहे हैं अगर मेरा चयन हो जाता है, इसका मतलब अपने चयन को लेकर के आप आश्वस्त नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं कैसे सर, चयन होगा आपका बताइए। नहीं सर, आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी सर एक संभावना बनी रहती है कि होगा कि नहीं होगा, इसको ध्यान में रखें। और सर जो भूगोल विषय का है तो ये मेरे सोची समझी उद्देश्य था, क्योंकि सर सिविल इंजीनियरिंग के बहुत से विषय जैसे कि जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण। चलिए सब छोड़ दीजिए, कुछ अपनी स्ट्रेंथ बताइए आप। सर मैं एक संयमित व्यक्ति हूँ और सर कर्तव्य परायणता, समयबद्धता मेरे अंदर विद्यमान है। वीकनेसेस कुछ? सर वीकनेसेस जहाँ तक मैंने अपने स्वमूल्यांकन से पाया कि सर मैं अपने स्वास्थ्यगत समस्याओं को ध्यान नहीं देता हूँ, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा सेवन करता हूँ। और सर दूसरा ये कि परफेक्टनेस एक समस्या है मेरे अंदर कि कभी प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं कर पाता हूँ। ठीक सर। आपने कहा कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और प्रशासनिक अधिकारी के लिए कुछ क्वालिटीज जो गिनाई गई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक क्वालिटी है। जी सर। एक दूसरी क्वालिटी है अकाउंटेबिलिटी। जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में कुछ अंतर है या एक ही है दोनों? सर उत्तरदायित्व तो हमें उच्च अधिकारी से प्राप्त होता है और जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें उच्च अधिकारी के आदेश के माध्यम से प्राप्त होता है। जबकि सर जो दूसरा शब्द आपने बोला
उसको हमें स्वतः आंतरिक अंतरात्मा से वो चीज़ें सामने आती हैं। माने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहरी है और अकाउंटेबिलिटी आंतरिक है, ये कहना चाहते हैं? नहीं सर, अकाउंटेबिलिटी आंतरिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहरी है। तो यही तो हम भी कह रहे हैं जी। कि आपका ये विचार है। जी सर। और एक दूसरा ट्विन वर्ड है सिंपैथी एंड एम्पैथी। जी इन दोनों में कुछ अंतर है? जी सर, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ इसके बारे में। अब आपके पास और कोई उपाय नहीं तो अनुमान लगाइए। पढ़ा नहीं है क्या? सर पढ़ा है, लेकिन थोड़ा भी रिकॉल कर रहे हैं। सर सिंपैथी में सर इम्पैथी और गहन शब्द है, इसके माध्यम से हम किसी की अगर मनोस्थिति को ठीक वही फील करते हैं जैसा वो अनुभव कर रहा है। और सर सिंपैथी के माध्यम से हम उस तरह नहीं, केवल कोशिश करते हैं कि उस तरह हम फील करें। और कंपैशन क्या है? सर कंपैशन इसका हिंदी में करुणा होता है। इसमें सर हम सर ये उच्च दर्जे का गुण होता है। नहीं, किसी अधिकारी के लिए ये आवश्यक है कि नहीं है? यस सर, इसमें संवेदनशील वर्गों के प्रति सर दया का भाव रहता है। तो अगर कोई कंपैशन से युक्त हो अधिकारी, जी जी, तब वो इम्पार्शियल कैसे होगा? इम्पार्शियल तो होने के लिए यह है कि सबको समान देखना। निश्चित रूप से सर एक अधिकारी के लिए इम्पार्शियल होना अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन सर नीति निर्माण और कोई भी पॉलिसी को लागू करने के लिए हमें एक तरफ से कंपैशन भी होना आवश्यक है। तो दोनों में एडजस्टमेंट का कोई रास्ता है? सर इसमें अगर हम अधिक्रम निश्चित करें तो सर वो कंपैशन बाद में आएगा और सर इम्पार्शियलिटी पहले आएगी। सर हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले मूल्यों का अधिक्रम करना जरूरी होता है, इसके लिए इम्पार्शियलिटी पहले आएगी। ठीक है, आपने सिविल इंजीनियरिंग परस्यू की थी और ज्योग्राफी भी। यस मैम। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेसिफिकली पढ़ा होगा। यस मैम। आप बता सकते हैं कोई कानून ऐसा है जो आपदा प्रबंधन के बारे में बात करता है स्पेसिफिकली? मैम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है 2005 में, उसमें NDRF, SDRF इन सब का उल्लेख है। ठीक है, डिजास्टर वर्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैम आपदा से तात्पर्य होता है कि जो अचानक आ जाए, मतलब जिसका पूर्वानुमान ना करा जा सके। तो मैम पिछले साल हमारे यहाँ कुंभ में, महाकुंभ में जी स्टैम्पीड हुआ था। जी जी, क्या उस स्टैम्पीड को भी आप डिजास्टर के कैटेगरी में प्लेस करेंगे? यस मैम, डिजास्टर में एक मानव जनित भी आते हैं, प्राकृतिक भी आते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो भी भगदड़ हुई थी उसमें मैम हम कह सकते हैं आपदा एक है। तो इसके लिए हम NDRF या SDRF को डिप्लॉय कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, एनवायरनमेंट या वन संरक्षण के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आप बता सकते हैं? यस मैम, जो भी जैव अजैव कारकों का आपसी परस्पर संबंध होता है उन्हें ये डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सॉरी मैम। ठीक है, वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। किस प्रदेश में ये सबसे पहले लागू की गई थी? सॉरी मैम। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न, नेशनैलिटी और नेशनलिज्म में क्या अंतर होता है? हाँ मैम, राष्ट्रीयता किसी नागरिक को मिलती है और जो राष्ट्रवाद है वो एक भावना है, एक विचारधारा है जो आपसी सहयोग के माध्यम से आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है। तो नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म क्या एक चीज़ है? मैम पेट्रियोटिज्म एक अधिक जो है भावनात्मक शब्द है, वही नेशनैलिटी अगर किसी को राष्ट्रीयता उस देश की मिल गई तो उसके अंदर वो शब्द है। ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन से पढ़ते हैं? हाँ सर, दैनिक जागरण। एडिटर का क्या नाम है? हाँ सॉरी सर। सुखोई 30 जी करके विमान क्रैश कर गया। जी सर। कहाँ क्रैश हुआ है? हाँ सर, ये असम में हुआ है। इतना तो हमें मालूम है, असम में कहाँ हो गया है? हाँ सर, जहाँ तक मैं अनुमान लगा कामलांग करके एक क्षेत्र है वहाँ पे। हाँ सर, कामलांग करके। चलिए सुखोई 30 के बारे में बताइए।
हाँ सर, ये रूस से आयातित वायुयान है। सर इसको ये चौथी शताब्दी का है, 4th जनरेशन का। और सर कल घटना इस चौथी शताब्दी या जनरेशन? सर 4th जनरेशन। हाँ, क्या विशेषता है इसकी? सर इसकी स्पेसिफिक विशेषताएं नहीं पता। तो क्रैश कैसे कर गया ये? हाँ सर, कुछ अभी तो सर उसका अनुमान लगाना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसा आया कि अचानक संचार बाधित हो गया और उनकी पहाड़ी में 2 हमारे पायलट की शहादत हुई। अभी आज एक खबर छपी अखबारों में कि ईरान पर आईडीएफ का ताबड़तोड़ स्ट्राइक। ये क्या है आईडीएफ? हाँ सर, एक विस्फोटक पदार्थ है। आईडीएफ? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली नहीं पता। इजराइल डिफेंस फोर्स नहीं? यस सर। चलिए, विस्फोटक पदार्थ आईईडी है, उसके बारे में बता दीजिए कुछ। सॉरी सर। कौन सी न्यूज आज आपने पढ़ी है? सर पहला न्यूज़ ये पढ़ा है कि नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया है। सर दूसरी न्यूज़ ये पढ़ा है कि रसिया से 1 महीने के लिए तेल आयातित करने के लिए छूट मिल गई है। छूट ये किसने दिया है? सर चूँकि भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में, चूँकि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया था, तो भारत ने लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर ये सोचा कि अगर इधर 25% हम कम कर सकते हैं तो रसिया से कम तेल आयातित करें। तो वर्तमान में सर पश्चिमी एशिया में अस्थिरता कारण तेल के सवाल हमारा ये था कि किसने छूट दिया हमको? सर अमेरिका ने। तो अमेरिका छूट देगा तो हम रशिया से तेल खरीदेंगे? नहीं सर, नहीं संदेह। हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं है अमेरिका का? सर बिल्कुल, भारत प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। नहीं सर, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन कोई भी विदेश नीति राष्ट्रीय हित अधिक प्राथमिकता देती है। तो सर चूँकि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जी ने टैरिफ 50% कर दिया था, तो उनसे लागत लाभ विश्लेषण के आधार पे टैरिफ का तो मामला ही खत्म हो गया, ठंडे बस्ते में चले गया। जी जी। जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जी जी कह दिया कि इनको कोई राइट ही नहीं ट्रंप को। जी जी। तो बैकफुट पर है ना। जी जी। अब तो भारत भी अमेरिका के बजाय अन्य देशों से व्यापार का विकल्प तलाश रहा है। क्या लेना देना है टैरिफ से? हाँ सर, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए तो। हाँ सर, लेकिन उस समय जैसा कि डील हुई थी कि वो डील तो खत्म हो गई मान्यवर। जी जी, डील खत्म हो गई। तो उसका हवाला देकर के आप क्यों जवाब दे रही है? जी चलिए ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठ। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? हाँ सर, एवरेज रहा। देखिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक है, आपको अच्छा अंक मिल सकता है। जी, मिलेगा अच्छा अंक। कहाँ आपने गलतियाँ की है, आपको क्या एहसास है? सर कुछ एथिक्स के मुद्दों पे, जैसे डेफिनेशन बेस्ड जो होती हैं उसमें, सर जैसे उत्तरदायित्व और अकाउंटेबिलिटी का हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और सर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक विशिष्ट अवधारणा, जो एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा और अच्छा। और सर फैक्ट लेवल पे, जैसे दैनिक जागरण है तो हमें एडिटर के नाम पता होना चाहिए। और जैसे स्पेसिफिक क्षेत्र आपने बोला कि कहाँ पे जो वायुयान क्रैश हुआ, तो सर पढ़े थे लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, देखिए इन चीज़ों का कुछ बहुत असर नहीं पड़ना है ना। जितना आपने पढ़ा है पिछले 2, 4, 5 सालों में, उसी का रिफ्लेक्शन आना है इंटरव्यू में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके सवालों का आप जवाब खोजिए और उसके आधार पर आकलन करिए। जी सर। ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसका आकलन सवालों के जवाब के आधार पर नहीं होना है। जी। बस सीधा सा
कि किसी प्रश्न का उत्तर, जो सलाह हम लोगों की है, सूदिंग पर्सनालिटी है, अच्छा कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को पूरा होने दीजिए, ठीक से सुनिए, यस कॉन्फिडेंस साथ, यस फिर उसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल सर। आता है तो उत्तर दीजिए, नहीं आता है तो उसमें आप सॉरी बोल दीजिए। थैंक यू। सारे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है। जी सर। कुछ एक प्रश्नों का अच्छा जवाब दे करके जी जी आप बोर्ड का दिल जीत सकते हैं। जी सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए ये जरूरी नहीं है। जी सारी बोलिए सलीके से, नहीं आता है तो, लेकिन कोई गिल्ट न पालिए बैठे बैठे, बिल्कुल सर। है ना ये। और आपको जो ठीक करना है पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पर, इंटरव्यू का जो फर्स्ट मिनट आपका है ये इम्प्रेसिव बनाइए इसको। जी सर। जब वहाँ बाहर से पूछते हैं आने के लिए, जी जी लगे कि आप ईगरली आना चाहते हैं, डरे नहीं हैं, भयभीत नहीं। जी तो आप 2-3 कदम चल के आइए, थम करके रुक करके अभिवादन कीजिए बोर्ड को एक बार में। अच्छा अलग अलग छवि करने की जरूरत नहीं। अगर आप हाथ जोड़ के करते हैं जी जी तो जरूरत से ज़्यादा झुकते हैं, जी। इतना नहीं झुका जाता है। आप जी। सीधे खड़े हुए, हल्की सी गर्दन झुकनी चाहिए, दोनों हाथ जोड़ के थम के रुक करके अभिवादन कर लीजिए। बिल्कुल सर। हड़बड़ी नहीं कि यूँ ऐसे करके जी जी और आगे बढ़ जाइए। जी जी पूरे कॉन्फिडेंस साथ अभिवादन करिए बोर्ड को एक बार में। जी कोई लेडी मेंबर है तो अलग से आप उनको बिल्कुल सर। कर लीजिए। जी और फिर जब कहा जाए बैठने के लिए जी तब थैंक यू बोल करके बैठिए। आप जी। बैठ गए बिना जी जी कहे। जी आपका इंटरव्यू 9 तारीख को है, बस आपको इन्हीं बिंदुओं पर काम करना है, बिल्कुल सर। तो 65 नंबर मिल जाएगा, जी जी या 2-4 नंबर प्लस माइनस जी। ऐसे। और ये अच्छा नंबर होता है इंटरव्यू का। सिटिंग पोस्चर में पैरों के बीच में गैप अभी तो ठीक था, जो इसके पहले जो आप इंटरव्यू दे रहे जी। थे तब ज़्यादा था। अच्छा। अभी ठीक जी ठीक बैठे हैं भैया, जी ऐसे बैठ के बातचीत कीजिए। आई कांटेक्ट को लेकर के ये है कि अब जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो आप हमें ही देख रहे हैं पूरे समय तक। बीच में कहा था अन्य सदस्यों की तरफ भी नज़र घुमा लेना चाहिए। जी सर। हो सकता है किसी ने बताया हो, जो प्रश्न पूछे बस उन्हीं की तरफ देखना है। जी अन्य सदस्यों की तरफ एक आध बार नज़र घुमा लेनी चाहिए, ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, सुन रहे हैं आपको। जी सर। और जाते समय जब जाने के लिए कहा जाए पूरे कॉन्फिडेंस साथ थैंक यू बोल करके उठिए बिल्कुल और फिर चले जाइए। फिर हाथ जोड़ने की, फिर ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, जी जैसा कि आपने जी किया जी वहाँ जा कर के आपने, जी ये जरूरत नहीं है। जी जी इतना आप कर ले जाइए, अच्छी पर्सनालिटी आपको इसका लाभ मिलेगा आपको। जी ठीक है, जी इस पर परेशान न होइए कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, जी। ये भी पढ़, कुछ मत पढ़िए। जी न्यूज़पेपर कल का भी देखिए, जी परसों का भी देख कर तब जाइए इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।